ओएसटी को हमें जब स्टार्ट करते हैं पहले हमें देखना है कि कौन सा पेशेंट सूटेबल है ओएसटी के लिए। हमें पहला कदम ये होता है कि हमें देखना है कि ये पेशेंट क्या सूटेबल है कि नहीं ओएसटी के लिए। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट ओएसटी के लिए सूटेबल है, कौन कौन से मरीज को हम ओएसटी दे सकते हैं? वेरी गुड। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि ओपिएट डिपेंडेंट होना चाहिए, शुड नॉट बी एलर्जिक। वो हमें पहले पता नहीं होता है और लॉन्ग टाइम से ले रहे, बहुत बढ़िया इंजेक्शन ड्रग यूजर है ना, लंबे समय से ले रहे, ओपिएट डिपेंडेंट है और इंजेक्शन ड्रग यूजर है। इन लोगों में हम चूज करते हैं ना ओएसटी। हमने देख लिया कि ये सूटेबल है ओएसटी के लिए, उसके बाद उसको प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि दवाई जो होता है कितने दिन चलाना है, लंबे समय चलाना होता है। तो हमें पहले पेशेंट को बताना होता है कि इस इलाज में हमें दवाई जो है लंबे समय चलाना होता है और इस इलाज के क्या क्या डूज एंड डोंट्स है। कि एक तो आपको रोज़ यहाँ पे आना है, अगर डॉक्टर्स बोलेंगे कि आपको रोज़ आके यहाँ पे दवाई लेना है, आपको रोज़ ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे टेक होम नहीं दे पाएंगे। ये जो होता है ना कि अगर कि व्यवहार जो है उनका ठीक होना चाहिए, अगर ठीक नहीं है तो यहाँ पे हम दवाई बंद भी कर सकते हैं, वो भी हम पहले से ही उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जो साइको एजुकेट करके पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं वो भी एक मुख्य हिस्सा है हम दवाइयों को शुरू करने के पहले। और ट्रीटमेंट में अगर देखोगे तो 3 हिस्सा है। पहले है कि इंडेक्शन, कि पहले पेशेंट से कंसल्ट ले लिया, फिर कैसे हम शुरू करें, है ना, उसको कैसे ओएसटी में शुरू करें। ओएसटी में शुरू कर दिया, उसको कैसे हम मेंटेन करें, और उसके बाद जब मेंटेन हो गया सब कुछ उसका हमें लग रहा है कि ट्रीटमेंट गोल्स अचीव कर लिया, फिर कैसे उसको टर्मिनेट करें, ये इलाज का हिस्सा है। तो रिक्रूटमेंट कैसा होता है, पेशेंट्स हमारे पास कैसे आते हैं? मरीज जो हमारे पास आ सकते हैं वो सीधे हमारे पास वॉक इन करके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बोलेंगे, अगर कोई रेफर करेगा तभी आ सकते हैं, सीधे हमारे पास वॉक इन करके आ सकते हैं कि अपने आप से, या हमारे जब आउटरीच टीम जाता है ना, वहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नशा इंजेक्ट करें, उनको हम बताते हैं कि अवेयरनेस करते हैं कि यहाँ पे इलाज है इसका, आ जाओ, है ना। तो उसके थ्रू आ सकते हैं, आउटरीच के थ्रू, या नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम से रेफर करके आ सकते हैं, या और कोई बाहर आसपास में अस्पताल से भी, कहीं से भी वो रेफरल होके भी आ सकते हैं। तो ओएसटी में जो क्राइटेरिया होता है कि किसको हम ओएसटी दे सकते हैं, उसमें नैको के हिसाब से देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, है ना। तो उसमें थोड़े गाइडलाइंस होते हैं, एसेंशियल क्राइटेरिया, यानी ये तो मीट होना ही है तभी हम शुरू कर पाएंगे। दूसरा होता है डिसायरेबल क्राइटेरिया, है ना, कि ये अगर होगा तो बेहतर है, नहीं है तो भी चालू रख सकते हैं। तो एसेंशियल में क्या क्या है? एक तो जैसे आप लोगों ने बहुत बढ़िया से बोला, ओपिएट डिपेंडेंस, क्योंकि ये इलाज सिर्फ और सिर्फ ओपिएट डिपेंडेंट पेशेंट्स के लिए है, तो वो होना मैंडेटरी है ना। डिपेंडेंस के क्या क्या क्राइटेरिया थे? एक तो रेगुलर लेना है, लॉन्ग टाइम से लेना है, लार्ज अमाउंट पे लेना है, और इंजेक्शन ड्रग यूज डिपेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है, वो एसेंशियल क्राइटेरिया में आता है ना। अगर इंजेक्शन नहीं ले रहे, पन्नी पे ले रहे, तब भी वो डिपेंडेंट हो सकता है। और क्या क्राइटेरिया है जो हमने बात किया था? लॉस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, कि अगर नशा छोड़ने की प्रयास कर रहे, नहीं कर पा रहा है, यूज डिस्पाइट हार्म, नशे की वजह से उसको हानि हो रहा है, तब भी उसके बावजूद उसको लेना पड़ रहा है। प्री ऑक्यूपेशन है, वो पूरा दिन उसी में लगा रहता है और बाकी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है ना। हमारे सोसाइटी डिपेंडेंस में उसी के लक्षण हम बात करें, है ना। और टॉलरेंस के बारे में बात किया था कि धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ गया है ना, और विड्रॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंस के क्राइटेरिया हो गए। इसमें से 3 भी अगर है तो हम डिपेंडेंस बोलते हैं। दूसरा, नैको के हिसाब से करंट इंजेक्शन ड्रग यूज़र होना चाहिए, यानी पिछले 3 महीने में एक बार भी उसने इंजेक्शन के माध्यम से नशा लिया है, तो फिर हम इसमें ओएसटी दे सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि मान लो वो इंजेक्शन से एक बार ही लिया है, लेकिन बाकी समय में वो पन्नी पे ले रहे हैं और उसमें भी डिपेंडेंस है, तब भी हम ओएसटी दे सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर इंजेक्शन से वो ओपीएस रोज लेता है तभी देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपीएस डिपेंडेंस हो गया है, उसको मान लीजिए पन्नी के ऊपर वो ले रहा है, उसकी वजह से उसको डिपेंडेंस है, इंजेक्शन इसने एक बार भी ट्राई कर लिया है, तब भी हम ओएसटी दे सकते हैं। हमारे सेंटर में और बाकी ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक्स में नॉन इंजेक्शन ड्रग यूजर्स में भी ओपिएट डिपेंडेंट पेशेंट्स को हम ओएसटी देते हैं, लेकिन नैको के अंदर, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मेन मकसद है कि HIV प्रिवेंशन। तो उस वजह से नैको में ओएसटी सिर्फ हम इंजेक्शन ड्रग यूजर्स को दे सकते हैं। बाकी नॉन इंजेक्शन ड्रग यूजर जो ओपिएट डिपेंडेंट है, हमें पता है कि ओएसटी में उनका बहुत बढ़िया से होगा, वो इंजेक्शन शुरू भी नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों को नैको के ओएसटी सेंटर के अंदर ट्रीट नहीं कर पाओगे।
उनको रेफ़र करना पड़ेगा पास के कोई साइकियाट्रिस्ट के पास, ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक के पास, या साइकियाट्री जो भी हॉस्पिटल में होगा वहाँ से उनका इलाज लेगा। नैको के अंदर मैंडेटरी है कि एक है ओपिएट डिपेंडेंस होना है, दूसरा इंजेक्शन ड्रग यूज़र होना चाहिए, वो भी करंट इंजेक्शन ड्रग यूज़र। करंट इंजेक्शन ड्रग यूज़र का मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में एक बार भी उसने इंजेक्शन लिया। बिल्कुल सही है ना। और ये इंजेक्शन ये होता है कि वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको सुई दिया है, वो इंजेक्शन ड्रग यूज़र नहीं है ना। रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, मज़े के लिए उसने अगर लिया है तो हम मानते हैं कि करंट आईडीयू। और कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक ही जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमने डिस्कस किया, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हिस्ट्री में पहले कभी उसने बुप्रेनोफिन लिया हो, उसने बोला है कि उसको हाइपर सेंसिटिव हुआ है, तब हम उसको वापस नहीं देते हैं, ठीक है। वही एक कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये हमारे एसेंशियल क्राइटेरिया है। इसके अलावा कौन सा एसेंशियल क्राइटेरिया है हमारा? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट को जब हम बताते हैं कि ये आपको रूल्स फॉलो करना है, कि आपको रोज़ यहाँ पे दवाई लेने के लिए आना पड़ेगा, और यहाँ पे जब भी हम बोलेंगे, अगर मान लो टेक होम देते भी है, दोबारा अगर बोलेंगे कि आपको रोज़ आना पड़ेगा कोई कारण से, तो आपका आना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो डॉक्टर्स के साथ आपको यहाँ पे अगर काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तब आना है। डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स और काउंसलर्स के साथ जो व्यवहार है ठीक ठाक करना है, और यहाँ के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो हमें दवाई यानी हमें ट्रीटमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बता के कंसल्ट लेते हैं। और ये भी बता दें कि इलाज लंबा चलता है, यहाँ पे लगातार आते रहना है। ये सारी चीज़ें बता के अगर पेशेंट वॉलंटरीली लेने के लिए तैयार है तो फिर तभी स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी एसेंशियल क्राइटेरिया है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एडोलेसेंट्स को नहीं दे पा रहे क्योंकि कंसेंट पे हम साइन नहीं ले पा रहे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं है। 18 ईयर्स के ऊपर तो कंसेंट वैलिड है, 18 के नीचे माइनर से सिर्फ असेंट ले पाएंगे, उनके पेरेंट्स या उनके गार्डियन से हमें साइन लेना पड़ेगा। सो इसीलिए नैको के हिसाब से ये क्राइटेरिया अगर मीट नहीं होगा तो हम दवाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और पेशेंट रोज़ आने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या क्या है? डिज़ायरेबल का मतलब इन ये होगा तो बेहतर है, नहीं होगा तो भी हम दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। उसमें पहला ये है कि 18 साल के ऊपर हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर 18 साल से ऊपर है तो लंबे समय से नशा लेने का संभावना बढ़ता है। यूजुअली एडोलेसेंट एज ग्रुप में नशा शुरू होता है यूजुअली अराउंड 15-16 साल के आसपास। तो तब तक जब 18 साल होते हैं, 2-3 साल का उनका हो जाता है, तो 18 साल से ऊपर एक डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडोलेसेंट्स को नहीं दे सकते, एडोलेसेंट्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास गार्डियन या पेरेंट्स है जो इन्फॉर्म कंसेंट में साइन कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दे सकते हो एडोलेसेंट्स में भी, ठीक है। और पहले अगर उन्होंने नशा छोड़ने की कोशिश किया हो और उसके बावजूद वो छोड़ नहीं पाए हैं, है ना, बहुत बार उन्होंने कोशिश किया है फिर भी छोड़ नहीं पाया हो, उन लोगों में ओएससी बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है। पहली बार जब ट्राई करते हैं हम एंटागोनिस्ट ट्रीटमेंट ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अगर बहुत बार होता है तो हम ओएससी प्रीफर करेंगे। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 10 साल से कोई नशा ले रहा है और एक बार भी उसने कोशिश नहीं किया है तो हम ओएससी शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम उनमें भी कर सकते हैं। और लंबे समय से अगर कोई नशा ले रहा है या लंबे समय से वो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों में ओएससी बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है। तो कम से कम अगर 3 साल के ऊपर अगर ले रहा है तो उनमें बहुत बढ़िया से काम करता है, लेकिन कम में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नशा छोड़ने के लिए मोटिवेटेड है ना, कि मुझे नशा छोड़ना ही है, उन लोगों में भी ओएससी जो है बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है। और अगर पेशेंट पास में है, रोज़ आ पाएगा, तो वो हमारे ट्रीटमेंट में जुड़े रहने का संभावना बढ़ता है। अगर दूर पे है तो वहाँ पे आसपास में कोई ओएससी सेंटर है, वहाँ से उसके लिए आसान पड़ेगा, यहाँ पे आने के लिए उसको दिक्कत होगा। तो ये सारी चीज़ें डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट बता रहा है कि मैं दूर पे हूँ लेकिन फिर भी मैं आके ले सकता हूँ, मैं रोज़ आ सकता हूँ, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमें लगता है कि नहीं ये तो दूर है, कैसे आ पाएगा, फिर भी पेशेंट बोल रहा है नहीं मैं आऊँगा, मैं रोज़ आऊँगा, है ना, तो डेली आने का उससे हमें कंसल्ट लेना है। डेली आने के लिए अगर मेहनत करने के लिए वो तैयार है तो भी आप ले सकते हो। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी पहले रहा है तो अगेन हमें उसका ध्यान रखना है कि उसमें नहीं देना है। एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है कि अगर किसी को अल्कोहल, शराब में या नींद की गोली की डिपेंडेंस है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, जैसे नींद की गोली अगर 10 गोली ले रहा है एक साथ या 20 गोली एक साथ ले रहा है उन लोगों में, या दारू ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, उसमें अगर बुप्रेनोफिन देंगे, दोनों डिप्रेशन है, उसमें हमें सांस रुकने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हम उसको पास के कोई ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक में भेजना है या साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना है, ताकि उसका इलाज दोनों के एक साथ चले। नहीं तो क्या होगा, हमने देखा है कि बुप्रेनोफिन जो है सिर्फ ओपिएट्स का इलाज करेगा,
तो इसका क्रेविंग कम हो रहा है, लेकिन अल्कोहल ऊपर से ले रहा है तो इसका एडिक्शन से तो ये बाहर कम्प्लीटली आ नहीं पाएगा। तो इसका इलाज प्रॉपरली हमें साइकेट्रिस्ट के पास या पास के कोई हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक में भेजना है ना। उसके बाद वहाँ पे इलाज करके वापस आएगा, वहाँ का इलाज चल रहा है, उसके साथ ओएससी चलाना है तो यू कैन डेफिनेटली डू। वहाँ से भी ओएससी स्टार्ट करके भी हम फिर रेफर करते हैं ओएससी सेंटर के पास, वो भी आप चालू रख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक है हमारे पास, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नैको जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। तो हमारे पास 2 मिनिस्ट्री है जो एडिक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो उसमें ये वाला जो है हमारा हेल्थ, हाँ, बिकॉज इट इज़ फॉर HIV प्रिवेंशन। लेकिन ड्रग एडिक्शन के लिए एक पूरा मिनिस्ट्री है, पूरा ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम है, उसके थ्रू वी हैव ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक्स, जिसमें सारे ड्रग्स का जो ट्रीटमेंट है इट इज़ बीइंग डन फ्री ऑफ कॉस्ट। बोथ आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट्स आर डन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइकेट्री डिपार्टमेंट में इट इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द साइकेट्रिस्ट और ट्रेन्ड फॉर द एडिक्शन ट्रीटमेंट। तो आप कोई भी पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल साइकेट्रिस्ट के पास आराम से भेज सकते हैं। तो दूसरा जो है हेपेटिक इम्पेयरमेंट, जो ब्यूप्रीनॉर्फिन की गोली है लिवर में मेटाबोलाइज होता है, तो माइल्ड या मॉडरेट इम्पेयरमेंट में आप दे सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे उसको पेट फूल गया है, असाइटिस हो गया है ना, या जॉन्डिस आपको बहुत क्लियरली बहुत ज़्यादा सीवियर दिख रहा है, उन लोगों में ब्यूप्रीनॉर्फिन हम रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन क्लिनिकल बेसिस में हम थोड़े पेशेंट्स को मॉनिटर करके दे सकते हैं। यानी हमारे पेशेंट्स में जैसे गैस्ट्रो में अगर एडमिटेड होते हैं, ओपियोइड डिपेंडेंट के पेशेंट हैं, जब हम जाके देखते हैं उनको लोअर डोज में भी उनको अगर फ़र्क पड़ता है तो हम दे सकते हैं। अगेन ब्यूप्रीनॉर्फिन इज़ रिलेटिवली सेफर, डोज हमें एडजस्ट करना पड़ता है। माइल्ड एंड मॉडरेट में तो आराम से दे सकते हो, सीवियर केसेस में डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल जजमेंट हम उसमें देना है कि नहीं तब हम डिसीजन लेते हैं। कभी भी आपको फिर डाउट होता है यू कैन ऑलवेज रेफर टू द नियर बाय साइकेट्रिस्ट। माइल्ड एंड मॉडरेट में आराम से दे सकते हो, रेफर टू गैस्ट्रो अगर हेपेटिक इम्पेयरमेंट आपको लग रहा है तो, या मेडिसिन डिपार्टमेंट में आफ्टर स्टार्टिंग वैसे आप रेफर कर सकते हो, तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि ब्यूप्रीनॉर्फिन जो है उसको ज़्यादा लेने से हमें पता है कि वो यानी ओपिएट ज़्यादा लेने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिस्क रहता है। ब्यूप्रीनॉर्फिन में हमने देखा है कि सीलिंग इफेक्ट होता है, कि उसको हाई डोज में लेने से वो अरेस्ट नहीं होगा, डेथ नहीं होगा। लेकिन जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है उनमें हल्का सा भी वो रेस्पिरेशन की रेट को कम करता है, तो उनको ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जिन लोगों में सीवियर डिग्री ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनमें ब्यूप्रीनॉर्फिन को जितना हम लो डोज में देंगे। भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सीवियर केसेस होता है तो उसमें हम ब्यूप्रीनॉर्फिन का डोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में लोअर साइड में रखते हैं, तो क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम पेशेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनको इस बीमारी के बारे में बताते हैं कि इसमें नशे की बीमारी में जो इलाज जो है लंबा चलता है, इस बीमारी में बार बार रिलैप्स होने का रिस्क रहता है। तो रिलैप्स होगा तो आप घर पे ही नहीं रहना, हमसे डर के कि डांटेंगे, वापस जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी हम नशे से आपको दोबारा छुड़वाएंगे। इलाज में जुड़े रहना बहुत बहुत मुख्य है। आपका नशा छूट जाए फिर भी हमारे पास इलाज में इलाज में आपको जुड़े रहना है, ये हमें बताना ज़रूरी है ना। तो हमें बताना कि ओपिएट डिपेंडेंस जो है क्रॉनिक डिजीज़ है कि लंबे समय चलेगा, इसमें बार बार रिलैप्स होने का संभावना रहता है, ये मेडिकल कंडीशन है, इसलिए इसका इलाज संभव है, ये हमें बताना ज़रूरी है। और हम ये भी बताना है कि जब रिलैप्स होगा भी तो ये इलाज की रिकवरी का एक पार्ट है, तो जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी हम इसमें मदद कर पाएंगे, ये हमें पेशेंट को बताना ज़रूरी होता है। इलाज के बारे में भी बताना ज़रूरी है कि इलाज जो है लंबा चलता है, बहुत साल चलता है, कम से कम 1 साल तो लेना ही है, और इसमें सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, आपको बीच बीच में फॉलोअप में आना है। बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो है दवाई लेने के बाद उनका बेहतर हो जाते हैं, वो अच्छे से उनका जॉब काम पे जाना शुरू कर देते, फिर क्या करते हैं वो वापस जब हम बोलते हैं कि महीने में एक बार डॉक्टर से आके मिलो, महीने में एक बार काउंसलर से आके मिलो, वो बोलते हैं कि उसमें तो 1 दिन का मेरा काम छूट जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। तो उसमें हमें ये बताना ज़रूरी है कि जब इलाज शुरू हो जाता है, नशे से दूर हो जाते हो, तो बीच बीच में काउंसलिंग में आना भी ज़रूरी है ताकि दोबारा नशा शुरू ना हो, है ना। क्या होता है कि दवाई छोड़ देंगे फिर दोबारा नशे की ओर जाने का संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इसमें क्लिनिक्स में क्या होता है कि जैसे हमारे पेशेंट्स 8 बजे आएंगे, 8 बजे जैसे नर्सिंग ऑफिसर आएंगे वहाँ पे पूरा एक क्यू आ जाएगा कि पेशेंट जो है
दवाई लेके फिर काम पे चले जाते हैं। तो उनको हम बोलेंगे कि आपको आना है महीने में एक बार, अगर नहीं आते तो सिस्टर जी वार्निंग लिखते हैं कि आपको अगले 2 हफ्ते के अंदर मिलना है, डॉक्टर्स को भी बताएंगे। फिर उसके बाद भी नहीं आते हैं तो उनको बोलेंगे कि जब तक नहीं देख पाओगे फिर हम नहीं देंगे दवाई, लेकिन फिर भी देते हैं। सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे, लेकिन उससे फिर पेशेंट्स आते हैं तो एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तो हम फॉलो करवाते हैं। ट्रीटिंग टीम और पेशेंट का रिलेशंस जो होता है वो ट्रस्ट के ऊपर मेंटेन होता है। पेशेंट जो होते हैं अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, हमसे आके अपना पूरी बातें बताते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। उस विश्वास को हमें कभी तोड़ना नहीं है। हम पेशेंट से हमें भी हॉनेस्टी दिखाना है, हमें बताना है कि सच कि इसमें ऐसा होता है, इलाज में ऐसा होता है। झूठा प्रॉमिस कभी भी मत दीजिएगा। सो जो हमने देखा था कि इलाज में जुड़े रहना एक मुख्य आउटकम है, और जितने दिन वो इलाज में जुड़े रहेंगे उतना उनका बेहतर होता है ज़िंदगी, इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। सो पीरियडिक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, वो पहले ही हम बताते हैं, है ना, पेशेंट्स को। फिर उसमें पेशेंट्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि वो आके सुन के जाए, वैसा नहीं, कि पेशेंट को आके अपनी प्रॉब्लम्स बताना है कि मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे दोस्त मिला था, उसने ज़बरदस्ती किया था लेकिन मैं बच गया, लेकिन मुझे अभी भी तलब हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के सामने उसको या नर्सेस के सामने कि मैं अच्छा हूँ दिखाने की ज़रूरी नहीं है। जो भी सच्ची बात है उसको आके उसको बताना है, ताकि हम उसकी मदद कर पाए। जब तक वो अपनी परेशानियाँ नहीं बता पाएगा हम मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको एक्टिवली इन्वॉल्व रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ओएसटी के बारे में जो भी उसके संदेह होता है उसको भी हमें समझाना पड़ता है, और जब हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं उसमें ट्रीटमेंट आउटकम जो बेहतर होता है। हमारे पास कभी कभार पेशेंट्स आते हैं, वो बताते कि हमारी फैमिली को नशे के बारे में पता ही नहीं था, तो आप डॉक्टर्स उनसे कुछ भी बात नहीं करना। उसमें क्या होता है कि वो ओएसटी शुरू कर देंगे, फिर छोड़ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम उनको समझाते हैं कि शायद आपने नशे के बारे में नहीं बताया, बट अगर बताओगे फैमिली तो सपोर्ट करेंगे, कि अगर आप इलाज के लिए आ रहे हो वो उसको बताओगे तो आप समझाओगे तो समझेंगे, उनको लेकर आ जाओ, हम बात करेंगे। तो फिर पेशेंट्स लेकर आते हैं, फैमिली को जब इन्वॉल्व करते हैं उनका आउटकम बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट्स को जब बताते हैं, ये सारी चीज़ें बता के हम कंसर्न फॉर्म लेते हैं। अगेन फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट बेहतर होता है, वो समझाते हैं। पेशेंट के मर्जी के बिना डेफिनेटली हम फैमिली से बात नहीं करेंगे, पेशेंट की कंसर्न हमें चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। अदर सिम्टम ये सारी चीज़ें हम बता के हमें उनसे कंसर्न फॉर्म लेना है। ये कंसर्न फॉर्म लेना क्यों ज़रूरी है? इसमें कंसर्न फॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि इससे ये होता है कि हमने पेशेंट को सब कुछ बता देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जब एक मैंडेटरी स्टेप होता है तो हमारी ये होता है कि हमारा मोटिव होता है कि हम इन सबको इन्फॉर्म करते ही है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को इसके बारे में पता चल गया। ये जो हम बताते हैं कि स्टाफ के साथ व्यवहार ठीक ठाक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले से बता देते हैं। एंड पेशेंट वॉलंटरली उसको एक्सेप्ट करे, हम जबरदस्ती नहीं दे रहे, जैसे आपने बताया था, है ना। पेशेंट खुद से वॉलंटरली साइन कर रहा है कि एक्सेप्ट करेगा तभी हम दवाई देना शुरू करते हैं, है ना। एंड साइन कंसेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट की तरह बन जाता है हमारे और पेशेंट्स के बीच में। तो कोई लैब यूनिवर्सिटी, ये हमारा अभी पिछले 2 दिन में आ रहा है कि कोई हमें जांच करना है क्या ओएसटी शुरू करने के पहले। एक्चुअली कोई भी जांच की ज़रूरी है नहीं, इट इज़ नॉट एसेंशियल। तो अगर आप देख रहे हो कि पेशेंट ओपिएड इंजेक्शंस ले रहा है तो कोई भी जांच की ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर उन्होंने पहले टेस्ट किया है कि नहीं, हम यस और नो टिक करेंगे, है ना। नहीं किया है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट ओएसटी, है ना। यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट जब टूटन में होता है उसको बताओगे कि तुम HIV का टेस्ट करके आओगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा, वापस आपके पास आने का संभावना कम हो जाता है ना। यूजुअली उसके लिए आप वेट मत करो, जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसके बाद जब मोटिवेट करोगे जाके करते हैं। हम NDDTS में बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं, हमारे अंडर भी 3 OST क्लिनिक्स चल रहा है ना। तो हमारे पास एक है कि हमारे तीनों जो OST सेंटर्स है वो अलग अलग तरीके के हैं। एक जो है एक NGO का जो TI के साथ है, जिसमें नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम वहीं पे हो रहा है, और ये एक है वो सुंदर नगरी का है। त्रिलोकपुरी का मॉडल बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ होता है। कोटला का इट इज़ जस्ट क्लियर OST। तीनों जगह पे जब पेशेंट्स आता है हमारे पास, किसी को भी हम ये नहीं बोलते कि तुम्हें मैंडेटरी HIV का जांच करना है। सारे लोगों को जिस दिन पहली बार आता है उसी दिन हम OST शुरू करते हैं, डेली आके लेने के लिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर पेशेंट उस हफ्ते में नहीं कर रहा है, अगले हफ्ते में नहीं कर रहा है, या चाहे उस महीने में नहीं कर रहा है, 2-3 महीने के बाद जब उसका लाइफ स्टेबल होता है वो जाके करता ही है। तो अगर कोई मरीज़ ART की दवाई नहीं ले रहा है उससे कारण पूछिएगा कि क्यों नहीं जा रहा है ना। मैं थोड़े एग्जांपल्स दे रही हूँ। एक पेशेंट ने मुझे बोला था, एक पेशेंट हमारे एम्स का खुद का स्टाफ है जो HIV पॉजिटिव है।
वो हमारी एम से खुद से दवाई नहीं ले रहा है, जबकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्यों? वो बोलता है कि अगर मैं जाऊँगा, मेरे सारे लोग मुझे जानते हैं, तो मैं मुझे वहाँ पे जाऊँगा तो सबको पता चल जाएगा कि मुझे HIV पॉजिटिव है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो हमने क्या तरीका निकाला, उसको दूसरी जगह से लेने के लिए हमने रेफ़र किया, है ना। तो ART सेंटर दूसरी जगह पे वो रोज़ जाके दवाई लेना शुरू किया, तब से लेके अभी तक ले रहा है ना। सो दूसरा जो होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ART सेंटर में जाऊँगा तो लोगों को पता चलेगा, उस तरीके से डर रहता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि वो जाके नहीं ले रहा है, या वहाँ के स्टाफ, उनसे बात करने का तरीका क्या उसमें गड़बड़ था, कि वहाँ पे जब गया था किसी ने उसको ठीक तरीके से बात नहीं किया है, किसी ने उसको स्टिग्मेटाइज किया है। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि वो क्यों नहीं जाना चाहता है। तो OST कभी भी मना नहीं करना जस्ट बिकॉज वो दवाई लेने कहीं और नहीं जा रहा है ना। ART और HIV टेस्टिंग के लिए एनकरेज कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, डेफिनेटली हर बार जब आते हो मोटिवेट कीजिएगा। उसके बावजूद एक दो पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं जाते। हमारे एक पेशेंट था जिसको ना एक TB की दवाई, उसको एक्टिव TB था, उसको हमने बोला था, बहुत बार नहीं गया था, हमने एडमिट करके भेजा था, स्टार्ट किया, वो छोड़ देता था। तो एक दो पेशेंट्स ऐसे होंगे, वो आपके बहुत सारे पेशेंट में एक या दो ऐसे होंगे जो जितना भी बोलने के बाद नहीं जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ जो है OST शुरू करोगे, उसके बाद अगर बोलोगे दे गेट मोटिवेटेड, वो जाते हैं। उसके बाद नहीं है, फैमिली को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उससे नहीं हो रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, TI को इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू फैसिलिटेट, नहीं भी हो रहा है तो कीप ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिपीटेडली आस्क देम टू गो एंड टेक। वो अभी नहीं है तो भी फ्यूचर में वो जाके फिर करते हैं, ठीक है। एंड अब हमारा रिलेशन जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट है। जो पेशेंट में बताए थे कि वो जो नहीं जा रहा था, वो फिर जाना इसलिए शुरू किया था, द ओनली रीज़न वॉज उसका कि यानी जो डॉक्टर जो है बार बार उसको बता रहे थे, एंड उसकी वजह से उसने फिर जाना शुरू किया था, है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंस। OST कभी भी मना नहीं करना जस्ट बिकॉज पेशेंट दूसरी जगह से दवाई नहीं ले रहा है। पेशेंट इंजेक्शन जो ले रहा है आपके पास उतनी दूर आ रहा है, वो वही बहुत बड़ा कदम है उसके लिए, है ना। वो ज़िंदगी में सारे लोगों से ये यानी उसको स्टिग्मा रहा है, पहली बार आपके पास आ रहा है, वो इतना डर के, इतना सोच के आता है, आने के बाद फिर हम अगर थ्रेटन करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट रिटर्न का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो हम OST सेफली स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई जांच के, आराम से जो भी पेशेंट आते हैं कर सकते हैं, अनलेस आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड है, जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपको देखने में भी पता चले जाएगा। जैसे मैंने बोला कि उस पेशेंट तो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाएगा, या जॉन्डिस बहुत ज़्यादा सीवियर है, कन्फ्यूज़न में है, उस तरीके से चीज़ों में, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई कोई फाइंडिंग्स आ रहे हैं, है ना, जैसे रैसेस कुछ है, या हल्का सा पीलिया है, या हल्का सा पैलर है, तो उसके लिए जांच के लिए हमें भेजना होता है। एंड अगर आपके सेंटर में ही वो फैसिलिटीज़ है खून की जांच वगैरह करने का या पेशाब की जांच करने का, हमारे सेंटर में ही आप प्रोटीन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगेन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट OST करके साथ में आप ये जांचें कर सकते हो। डिवाइस को कैसे स्टार्ट करना, कैसे बढ़ाना, ये मेन है इंडक्शन और मेंटेनेंस। उसको 3 हिस्सों में बांटा है ना। एक तो इंडक्शन की कैसे शुरू करें, उसके बाद मेंटेनेंस की इसका जब मेंटेनेंस के टाइम पे कैसे डोज चलाना है, और टर्मिनेशन की कब बंद करना है ना। तो इंडक्शन में क्या होता है कि पहली बार हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, उसका पहला डोज जब से शुरू कर रहे हैं और डेली डोज जब तक हम सेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन फेस, है ना। कि पहले दिन हमारे पास क्लाइंट आया, हमने दवाई देना शुरू कर दिया, और उसके पास हम डेली डोज, ठीक है, ये इस मरीज़ के लिए ये इतना डोज ठीक है जो हम सेट करते हैं, उस चीज़ को इंडक्शन फेस बोलते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस फेस का मतलब ये है कि जब हमने डेली डोज शुरू कर दिया और उसके बाद जो है हम तय करते हैं कि हाँ अभी मरीज़ ठीक चल रहा है, हम इसको बंद कर सकते हैं, उसको हम डिसीजन टू स्टॉप जब तक है उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब से हम डिसाइड करते कि हाँ इसमें मरीज़ का दवाई को हम बंद कर सकते हैं, उससे जो एंड तक होता है कि जब तक हम लास्ट डोज देते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन फेस। तो हमने पहले देखा कि हम पहले क्लाइंट को रिक्रूट करते हैं, उसको हम देखते कि ये ठीक है कि नहीं OST के लिए, उसके बाद उसको हम बताते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट में साइन लेते, उसके बाद दवाई शुरू करते हैं, है ना। तो इंडक्शन फेस में हम क्या करते हैं, इसका गोल्स क्या है। इंडक्शन फेस का गोल ये होता है कि हमें दवाई में कितना डोज ठीक है उसको हमें डिसाइड करना है, वो इंडक्शन फेस का मुख्य गोल होता है। उसके साथ साथ कोई इमीडिएटली कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो उसको इंजेक्शन लगाने से वहाँ पे एब्सेस हुआ है, उसको तो तुरंत ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। या मेजर स्ट्रेस वहाँ पे कुछ ज़िंदगी में चल रहा है तो उसको तुरंत करना है। उसके साथ साथ पेशेंट के साथ हमारा जो रिलेशन, जो रैपो जो है वो हम बनाते हैं। तो ये फर्स्ट डोज से शुरू होता है, जब तक हम डेली डोज सेट करते हैं, यूजुअली 2-3 दिन में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते में होता है, 7 to 10 डेज में इंडक्शन फेस ख़त्म हो जाता है।
इसमें हम पेशेंट्स को रोज़ बुलाते हैं, हम उनको अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर ही दवाई देते हैं, है ना। इंडक्शन फेज में मैंडेटली हम रोज़ बुलाते ही है पेशेंट्स को। तो फर्स्ट डोज के पहले हम चेक कर लेते कि पेशेंट हमारे ओएसटी की जो एसेंशियल क्राइटेरिया है वो मीट करता है कि नहीं। पेशेंट को हम बताते हैं, जो हमने साइको एजुकेट करना है कि ये इलनेस का नेचर है, इसमें दवाई लंबे समय चलेगा, यहाँ पे रोज़ आना है, कंसर्न फॉर्म में साइन करवा दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसने नशा जो है आखिरी बार कब लिया है ना, कम से कम 4 से 6 घंटे पहले लिया है, तभी हम दवाई शुरू करते हैं। क्यों? विड्रॉल में होगा। बहुत बढ़िया, है ना। अगर हम उसने नशा अभी लेकर आया है, उसको विड्रॉल्स कुछ नहीं हो रहा है, हम दवाई ब्यूप्रेनोर्फिन देंगे, पार्शियल अगोनिस्ट है, उसको विड्रॉल प्रेसिपिटेट कर देगा। उस वजह से कम ये हम देखते हैं कि कम से कम 4 से 6 घंटे पहले इसका नशा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो 2 घंटे में ही आया है लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि इसको विड्रॉल्स हो रहा है, तब हम दवाई शुरू कर सकते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था कि 6 घंटे का गैप क्यों होना चाहिए, क्योंकि नशा जो है फुल अगोनिस्ट है, हमारा दवाई जो है पार्शियल अगोनिस्ट है, असर कम होगा तो ये जाके उस फुल अगोनिस्ट को उस चेयर से उठा देता है, असर कम करता है, इसलिए मरीज को टूटन हो सकते हैं, प्रेसिपिटेटिव विड्रॉल हो सकते हैं। इसलिए हम वो 4 से 6 घंटे का गैप के लिए हम वेट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि दवाई हम पहली बार जब मरीज़ आए उसको टूटन हो रहा है या 6 घंटे का गैप हो गया है, वो बताता कि हमने देखा कि डिपेंडेंस क्राइटेरिया मीट करा है, पहले हम मरीज़ को 2 से लेकर 4 mg का ब्यूप्रेनोर्फिन दे सकते हैं। अगर बहुत कम मात्रा में नशा ले रहा है या बहुत कम विड्रॉल्स है तो हम 2 mg लेंगे। अगर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा टूटन हो रहा है, बहुत ज़्यादा नशा लेता है उसकी हिस्ट्री से, आराम से 4 mg पहला डोज आप दे सकते हो। देने के बाद आप उसको क्लिनिक में बिठाते हो 2 घंटे वेट करने के लिए, इसलिए क्योंकि जो हमने देखा था ब्यूप्रेनोर्फिन का असर कितने देर में आता है, पीक जो है 2 घंटे में आता है। तो उस वजह से हम 2 घंटे के बाद मरीज़ को दोबारा क्लिनिक में बुला के देखते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी भी टूटन हो रहा है ना, और देखते हैं कि उस समय में भी अगर विड्रॉल्स हो रहा है तो हम और 2 से 4 mg दे सकते हैं। मान लीजिए हल्का सा ही विड्रॉल्स हो रहा है तो 2 mg देते हैं, सीवियर बहुत ज़्यादा टूटन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो 4 mg तक दे सकते हो। तो आप 2 डोज दे सकते हो पहले दिन में, तो मैक्सिमम जो है आप 8 mg तक दे सकते हो। पहली बार 4 mg दिया, 2 घंटे बिताया, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि टूटन हो रहा है, आपने 2 से 4 mg दिया, तो मैक्सिमम आप पहले दिन में 8 mg तक दे सकते हो आराम से ब्यूप्रेनोर्फिन। ठीक है, पेशेंट अगर कंफर्टेबल है फिर हम अगले दिन बुलाते हैं, है ना। 8 mg से ऊपर पहले दिन नहीं देते हैं। अगले दिन जब आता है, हमने पेशेंट को ये इनिशिएशन है कि हम पहले चेक करते हैं कि ये क्लाइंट जो है हमारे ओएसटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कि क्या कम से कम 6 घंटे का गैप है, पिछला जो डोज उसने हेरोइन लिया है उससे 6 घंटे का गैप है, और अभी करंटली कोई विड्रॉल्स महसूस हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम 2 से 4 mg का ब्यूप्रेनोर्फिन देते हैं और 2 घंटे ऑब्जर्व करते हैं। अगर नहीं है तो हम पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा दवाई शुरू नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे कि बैठ जाओ, तुम्हें जब टूटन शुरू हो जाओ आ जाओ, हम तब दवाई देंगे। क्लिनिक में ही बिठाते हैं, विड्रॉल्स आने समय तक वेट करते हैं, फिर दवाई हम देते हैं। देने के बाद 2 घंटे के बाद दोबारा हम पेशेंट्स को बुला के देखते हैं कि क्या उसको टूटन हो रहा है या ओपिएट की तलब हो रहा है तो फिर हम उसको दोबारा दवाई देंगे। नहीं हो रहा है तो पेशेंट को बोलेंगे कि अगले दिन आ जाओ। 8 mg हमने दे दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि अगेन अभी भी विड्रॉल्स क्रेविंग हो रहा है, नहीं है तो हम पेशेंट को अगले दिन आने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अगर तब भी हो रहा है, हमने 8 mg दे दिया, तब भी बोल रहे हैं कि नहीं अभी भी दर्द हो रहा है, तो हम दोबारा ब्यूप्रेनोर्फिन नहीं देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि दर्द की गोली देते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया है ना, उसको हम दे के मैनेज करते हैं। वो पेशेंट को बोलेंगे कि अगले दिन हमारे पास आ जाओ। ठीक है, अगले दिन में हम क्या करते हैं कि हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका दवाई जो है पहले दिन में जो हमने दिया था क्या वो सही मात्रा में था कि नहीं। उसको कैसे हम देखेंगे, हमने जब डिस्कस किया ये देखा था कि ब्यूप्रेनोर्फिन का असर कितने देर होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए। तो पिछले 24 घंटे में कभी भी उसको अगर टूटन हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी दवाई की डोज जो है कम है, या पिछले 24 घंटे में टूटन नहीं हुआ लेकिन तलब हुआ है, उसको इच्छा किया कि जाके मैं नशा ले लूँ, तब भी इसका मतलब एक है इसका डोज जो है कम है और हमें डोज बढ़ाना है। और हमें ये भी पूछना है कि क्या पिछले 24 घंटे में पेशेंट को कोई दवाई की वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ, कि कब्ज़ हुआ, उल्टी हुआ, या बहुत ज़्यादा नशा जैसा महसूस हुआ, इंटॉक्सिकेशन जैसे महसूस हुआ। अगर इंटॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा नशा जैसे महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुआ और उसको लगा कि मैं कोई नशे में हूँ, तो दवाई का डोज कम करना है।
अगर वो उसने नहीं बोला, वो बोलता है कि मुझे तब भी टूटन हुआ या तलब हुआ, तो हमें दवाई का डोज बढ़ाना है। कितने mg में बढ़ाना है? कम से कम 2 mg में बढ़ाते हैं, है ना। तो अगर पेशेंट की दवाई जो है, जो भी हमने दवाई का डोज पहले दिन का दिया, 2 से लेके 8 mg तक दे सकते हैं, वो अगर कम पड़ता है तो पेशेंट को तलब हो सकता है या टूटन हो सकता है पिछले 24 घंटे में। अगर ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा कि ब्यूप्रेनोर्फिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें नौजिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है और कब्ज़ हो सकता है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हो सकता है। अगर ठीक मात्रा में चलता है तो इंटॉक्सिकेशन भी नहीं होगा, इसको नशे जैसे भी नहीं महसूस होगा, विड्रॉवल्स भी नहीं होगा, क्रेविंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम क्या पूछेंगे कि विड्रॉवल्स तो नहीं हुआ, कोई टूटन तो नहीं हुआ, तकलीफ तो नहीं हुआ, कोई तलब तो नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, नशा ज़्यादा तो नहीं महसूस हुआ था, ये तीनों पूछेंगे, है ना। ये पहले जब इंडक्शन फेज में होता है। तो हमने ये जो देखा था, अगेन जो साइकिल हमने देखा, हेरोइन में जब पेशेंट दवाई नशा लेता है, उसको इंटॉक्सिकेशन होता है कि ज़्यादा नशा जैसा महसूस होता है, जैसे डोज कम होता है उसको तलब आना शुरू होता है, उसके बाद क्रेविंग आना शुरू होता है ना। ये बार बार होता है। लेकिन ब्यूप्रेनोर्फिन में क्या होगा, ब्यूप्रेनोर्फिन जब देंगे उसका दवाई का डोज, उसको नशा ज़्यादा भी महसूस नहीं होगा, तलब भी नहीं होगा और विड्रॉल्स भी नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें हम हर बार मरीज से पूछते हैं। तो यही है कि डे 2 में जब पेशेंट आता है, हम डे 2 में जब आता है हम पूछते हैं कि पिछले 24 घंटे का पूछते हैं कि कोई विड्रॉल्स तो नहीं है, तलब तो नहीं है, या पेशेंट को पिछले 24 घंटे में नशा तो नहीं लेना पड़ा, है ना। अगर नशा लिया भी है, क्या उसको उसमें असर पड़ा है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि दवाई लेने के बाद भी ट्राई करने के लिए पेशेंट्स लेते हैं, लेने के बाद अगर उनको नशा महसूस नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि डोज सेट हो गया है ना, क्योंकि सारी कुर्सियाँ ऑक्यूपाई हो गए हैं पेशेंट को। तो ब्यूप्रेनोर्फिन लेने के बाद, हेरोइन लेने के बाद उसको असर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक है कि ब्लॉकिंग इफेक्ट हो गया है ना। तो हमें वही डोज सेट हो गया है। लेकिन नहीं, उसको तलब हुआ, टूटन हुआ, या उसने ऊपर से इंजेक्शन लिया और उसका असर महसूस हुआ, इसका मतलब यह है कि डोज अभी भी कम है और हमें दवाई का डोज बढ़ाना है 2 से 4 mg, है ना। 2 mg तब बढ़ाएंगे अगर उसको हल्का सा विड्रॉल्स हो, हल्का सा क्रेविंग हो, या विड्रॉल क्रेविंग नहीं रहा लेकिन नशा लेने पे उसको असर आया, मज़ा आया, तो फिर हम 2 mg बढ़ाते। बहुत ज़्यादा टूटन हो रहे, बहुत ज़्यादा विड्रॉल हो रहा है, तो 4 mg तक हम आराम से बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे दिन में मैक्सिमम हम 12 mg तक जा सकते। जो हमने पहले दिन में 8 mg मैक्सिमम था, अगले दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 mg देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 घंटे नहीं बिताते, पहले दिन में 2 घंटे के लिए बिताते हैं, अगले दिन से नहीं बिताते। 4 mg तक मैक्सिमम दिया, 12 mg हुआ, अगले दिन दोबारा पेशेंट को बुलाते हैं। और अगले दिन भी वही है कि अगले दिन भी वही हम करते हैं कि दोबारा पेशेंट से वही 3 सवाल पूछते हैं। तलब हुआ पिछले 24 घंटे में, क्रेविंग विड्रॉल्स हुआ पिछले 24 घंटे में, या आपको कोई नशा लेना पड़ा है कि नहीं, नशा लिया भी है तो उसका असर पड़ा है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ के लिए वो मना करते हैं, इसका मतलब ये है कि डोज आपका सेट हो गया। नहीं हुआ तो आपको दवाई की डोज बढ़ाना है ना। अगेन 2 से 4 mg ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ाते जा सकते हो। कितना तक बढ़ा सकते हो? 20 से 24 mg तक, है ना। यूजली हमारी ज़्यादातर मरीज जो है 8 से 12, 8 से 16 में सेट हो जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है हमारे भारत के गाइडलाइंस के हिसाब से 24 mg है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो यूएसए वगैरह में 32 mg तक जाते हैं। 32 mg हमारा सीलिंग इफेक्ट है, उससे ऊपर अगर बढ़ाओगे तो फ़ायदा नहीं है। इससे ऊपर अगर मान लीजिए 20 से 24 mg पे भी पेशेंट आके आपसे बताता है कि मुझे अभी भी तलब हो रहा है, अभी भी टूटन हो रहा है, या अभी भी नशा लेता हूँ तो मुझे असर आ रहा है, तो आपको पास के साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करना है, पास के हॉस्पिटल में रेफ़र कीजिए। क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को भर्ती करते हैं, भर्ती करके हमारे आंखों के सामने उसको दवाई देते हैं, डेली रोज़ मॉनिटर करते हैं सुबह से शाम तक। कभी कभार ज़रूरी पड़े तो ब्लड टेस्ट भी करते हैं, तो वो करके हम दवाई का डोज सेट करते हैं। तो अगर आपको डाउट होता है कि पेशेंट को इतना चल रहा है, इसके बावजूद उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप रेफ़र कीजिएगा, है ना। तो आपके क्लिनिक में मैक्सिमम 24 तक लेकर जाएगा। उसके ऊपर अगर आपको ज़रूरी पड़ रहा है, रेफ़र कीजिए। वहाँ पे अगर डोज सेट होकर आपके पास आता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जब ब्यूप्रेनोर्फिन की दवाई लेते हैं, आपने नेक्स्ट डे 12 mg तक दे दिया है, उसका अगर इंटॉक्सिकेशन होता है वो इमीडिएटली आपको यहाँ क्लिनिक के पास में पता चल जाता है। यूजुअली क्या होता है कि 8 mg पे अगर उसको क्रेविंग या तलब नहीं ख़त्म हुआ है तो 2 to 4 mg में कुछ नहीं होगा,
है ना, उसमें ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट होगा। अगर वो कोई और नशा लेता है, उसमें भी ओपियोइड का नशा लेगा तो उसका असर नहीं आएगा, उसका असर कम हो जाता है क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। अगर वो अल्कोहल लेता है या नींद की गोलियां लेता है, उससे उसका असर बढ़ सकता है, उससे उसको ये चक्कर आने का रिस्क बढ़ सकता है। उस समय में पहले से आपको जब प्रिपरेशन करते हैं ना, उसी समय में ये सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आपको लगता है कि इस मरीज़ में नींद की गोली का सेवन करने का संभावना ज़्यादा है, जैसे हमने बोला कि अगर मान लीजिए ये 10 गोली की नींद की गोली पहले से लेता है, तो उसको आप पहले से साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कीजिएगा। जिन लोगों में आपको लगता है कि ये कोई और नशा कर सकता है, सिर्फ ओपिएट्स का नशा ले रहा है, नींद की गोलियाँ कम मात्रा में ले रहा है, मान लीजिए 1-2 ले रहा है, तो उसको आप आराम से क्लिनिक में कीजिएगा। उसमें दवाई हमारी बुप्रेनॉर्फिन की डोज बढ़ाने से पेशेंट को कुछ नहीं होगा। तो इंडक्शन फेस में क्या होता है, हमें और क्या क्या देखना है कि पेशेंट का जो मोटिवेशन होता है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो दवाई जब लेते हैं, पहले दिन हमारे पास आया है, हमने 4 mg दिया या ज़्यादा से ज़्यादा 8 mg दे दिया, लेकिन पेशेंट को तभी भी तलब खत्म नहीं हुआ, तो पेशेंट जाके दोबारा इंजेक्शन करने का संभावना रहता है ना। तो हम वहाँ पे मोटिवेट करते कि मान लो इंजेक्शन लेकर आए हो तो हम दवाई का डोज बढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश करो कि इंजेक्शन को बंद करो। तो हम मोटिवेट करते। तो इंडक्शन फेस में दवाई के साथ साथ हम पेशेंट के साथ रैपो बनाते हैं, उनके साथ जो रिलेशन है उसको बढ़ाते हैं और पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। उसके साथ साथ जो इमीडिएटली एड्रेस करना होता है, सी HIV इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडक्शन फेस में इमीडिएटली उसको हम ध्यान नहीं देते। पहले इमीडिएट जो चीज़ें होती है कि एब्सेस हो गया है ना, या एक्टिवली बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, उसको इमीडिएटली हम एड्रेस करते हैं। उसको तुरंत हम ट्रीटमेंट करने के लिए हम उसका भी साथ में इलाज करते हैं। एब्सेस हुआ तुरंत उसमें पट्टी बांधने के लिए हम देखेंगे, हमारे हॉस्पिटल में ही हमारे सेंटर में सर्विसेज है तो वो देंगे, या पास के इसमें, क्योंकि नहीं तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ेगा तो पैर भी निकालना पड़ सकता है ना, गैंग्रीन हो गया है तो उसको भी हमें साथ में देखना है। या रिसेंटली अगर उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है ना, होमलेसनेस है, तो पास के कोई शेल्टर होम्स है ना, जो गवर्नमेंट के शेल्टर प्लेसेस है, वहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि वहाँ पे जाओ, वो हम सुविधाएं बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंडक्शन फेस में एड्रेस करेंगे। जो इमीडिएट क्राइसिस है पेशेंट्स के लिए, लीगल क्राइसिस है तो हम उनको सलाह दे सकते हैं कि आप जाके यहाँ पे जज यानी लॉयर से बात कर सकते हो, उस तरीके से हम सलाह दे सकते हैं। अगला जो है हमारा मेंटेनेंस फेस है, ठीक है। हमने दवाई का डोज तो सेट कर दिया है ना, दवाई के डोज हमने मान लीजिए 1 हफ्ते में सेट कर दिया। उसके बाद मेंटेनेंस फेस होता है जिसमें हम लंबे समय का दवाई देते हैं, है ना। तो इसमें हमें दवाई का डोज जो है, क्या इसमें हमें दवाई का डोज कम करना है वैसे ही चलाना है, क्योंकि हमने दवाई का डोज ऐसे सेट किया है कि उसको तलब ना हो, टूटन ना हो और ब्लॉकिंग इफेक्ट हो, है ना, ताकि वो नशा ले तो उसके ऊपर असर ना हो, है ना। यूजुअली जितने डोज में उसका विड्रॉल्स खत्म होता है ना, उससे 2 से 4 mg बढ़ाओगे तो उसका क्रेविंग खत्म होता है, उससे 2 से 4 mg और बढ़ाओगे तो उसका ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है। तो जिसमें आपका विड्रॉल्स कम होता है उससे कम 4 से 8 mg आपको ज़्यादा देना पड़ता है ब्लॉकिंग इफेक्ट के लिए। एंड वो जो ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है वही हमारा डोज प्रॉपर डोज होता है, एडिक्वेट डोज होता है। तो मेंटेनेंस डोज में जब से हमारा डेली डोज सेट किया है हमने, उससे लेकर जब हम डिसाइड करते हैं कि इसमें अभी दवाई की डोज हमें बंद करना है, तब तक ये मेंटेनेंस फेज माना जाता है और ये लंबा समय चलता है। तो इसमें हमें जो करना है कि इस मेंटेनेंस फेज में जो पेशेंट है उसको एडिक्वेट डोज बुप्रेनॉर्फिन देते रहना है, वो हमारा एक गोल होता है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे जब हम सेट करते हैं, बाकी जो नशीली पदार्थों का सेवन कर रहा है उसमें भी हम काम करना तब शुरू करते हैं, ठीक है। कभी कभार ये गांजा ले रहा है या तंबाकू ले रहा है तो उसमें हम तब काम करना शुरू करते हैं, इंडक्शन फेस में नहीं, क्योंकि इंडक्शन फेस में पहले हमने कर दिया, उसके बाद मेंटेनेंस फेस में हम काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा मेन मकसद इस मेंटेनेंस फेस में ये होता है कि मरीज़ हमारे इलाज में जुड़े रहें, ये दोबारा बार बार नशा में ना जाए। ये हमारा मेंटेनेंस फेस का ये होगा। अगर मान लो इलाज दोबारा नशा ले भी ले तो हमारे पास वापस आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आए। और इसमें हम यहाँ पे हम ध्यान देना शुरू करेंगे कि हम पेशेंट्स को बाकी इलाजों के लिए रेफ़र करें, जैसे HIV के लिए, TB के लिए जो हम रेफ़र करते हैं, ये हम शुरू करने के बाद मेंटेनेंस फेस में करते हैं। इसलिए क्योंकि जब पेशेंट जो है उसका टूटन कम हो जाता है, तलब कम हो जाता है, बाकी नशे से वो छुटकारा पा यानी बाकी बाहर के इलीगल नशे से छुटकारा पा जाता है, तब हमारी बात सुनने का संभावना बढ़ता है। अगर उसका तलब अभी भी चल रहा है, उसको अभी भी विड्रॉल्स हो रहा है, अभी भी उसको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो हमारी बात सुनने का संभावना कम होता है ना। तो ये हम इंजेक्शन करने के बाद मेंटेनेंस फेज में हम बाकी सारी शारीरिक बीमारियों का भी साथ में इलाज करते हैं। उसके साथ साथ जो फैमिली को इन्वॉल्व करना, काम पे जाने के लिए मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें भी हम मेंटेनेंस फेज में करना शुरू करते हैं। इसमें भी हम धीरे धीरे जाते हैं ना, हर एक चीज़ जो है हम एक एक कदम करके उठा के जाते हैं।
एंड हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ जो है हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि ओपिएट का नशा तो छोड़ दिया लेकिन वो दूसरे नशे पे चले जाते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो काउंसलिंग वगैरह ज़रूरी होता है और पेशेंट को व्यस्त रखना ज़रूरी होता है। इसलिए हम काम के लिए ट्राई करते हैं, फैमिली से बात करते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेंटेनेंस फेज का गोल होता है। तो इंडक्शन फेज में हम ज़्यादातर विड्रॉल्स और क्रेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेंटेनेंस फेज में हम कोशिश करते हैं कि इसका ब्लॉकिंग इफेक्ट हो जाए ताकि अगर इसके ऊपर वो हेरोइन स्मैक ले भी ले उसका असर ना हो, है ना। ये मेंटेनेंस फेज का मकसद होता है। तो यूजली अगर देखोगे विड्रॉवल्स का 2 से 4 mg में अगर उसका कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद जो उसके ऊपर हमें देना पड़ता है क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए, है ना। जो हमने ग्राफ में देखा कि विड्रॉल्स इतने पे आने पे विड्रॉल्स आता है, यहाँ पे उसका असर थोड़ा सा ज़्यादा हो तब क्रेविंग आता है, यानी विड्रॉवल्स के पहले ही उसको क्रेविंग आना शुरू होता है इंटॉक्सिकेशन के लिए इतना ज़्यादा। तो हमें विड्रॉवल्स में जितना डोज में ख़त्म होता है उससे कम 2 से 4 mg हमें ज़्यादा देना पड़ता है, यानी 4 से 8 mg हम ज़्यादा देते हैं तो उसमें यूजुअली क्रेविंग ख़त्म होता है। ब्लॉकिंग के लिए हमें 8 mg से ऊपर देना पड़ता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को इससे कम मिलता होगा, इसीलिए उनको तलब होने का संभावना बढ़ता है, ठीक है। तो तलब जब ज़्यादा होता है, ब्लॉकिंग इफेक्ट नहीं हो तो वो बाहर इंजेक्शन की ओर जाने का संभावना बढ़ता है। इसलिए जो एडिक्वेट डोज है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए। ये भी वैसे डोज कम है ना, जैसे मैंने बोला वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डोज बढ़ा हुआ है ना। जो हमने ब्लॉकिंग इफेक्ट बात किया था, अगर हमारे ब्यूप्रेनॉर्फिन जाके वहाँ पे कुर्सी में बैठा हुआ है, जैसे वो मिनिस्टर आके बैठा हुआ है वो उस जगह से उठता नहीं है, तो हेरोइन किसी ने लिया भी है ना, कोई और आते भी है तो वो तो उठने वाला नहीं है, तो हेरोइन जाएगा तो भी वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, तो इसको हम ब्लॉकिंग इफेक्ट बोलते हैं। ब्यूप्रेनॉर्फिन जाके वहाँ पे उसने हेरोइन का असर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, है ना। तो अगर ये तभी होगा जब हम प्रॉपर डोज दें, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्यूप्रेनॉर्फिन या जो आए है कम है ना, कि मान लो यहाँ पे 100 चेयर्स है, अगर हम सिर्फ 10 MLA से 10 मिनिस्टर्स आए हैं तो 10 कुर्सी में तो बैठ जाएंगे, बाकी जो 90 कुर्सी है उसमें तो जाके हेरोइन काम कर सकते हैं, उसमें तो बाकी लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 100 के 100 अगर फुल है तब हेरोइन जाके बैठेगा नहीं। तो इसीलिए हमें जो प्रॉपर डोज देना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे ब्लॉकिंग इफेक्ट हो। वो तब होगा जब हम हायर डोज देते हैं, ठीक है। तो अगर एडिक्वेट डोज है, सारी कुर्सियाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगी, सारे ओपिएट रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसके ऊपर हेरोइन बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो हेरोइन का इफेक्ट नहीं होगा, हेरोइन का असर नहीं होगा। ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें एडिक्वेट डोज हम मरीज़ को दे सकें। तो हम जब ओपिएट ब्लॉकिंग इफेक्ट को हम कैसे पता कर सकते हैं, क्लिनिकली हम पेशेंट से कैसे पूछेंगे तो पता चलेगा। तो हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि क्या दवाई लेने के बाद आपने जाके नशा लिया, चाहे पन्नी पे हो या इंजेक्शन पे हो, क्या आपने ओपिएट्स का कोई नशा लिया, क्या आपने हेरोइन लिया या स्मैक लिया। तो अगर पेशेंट हाँ बोलता है तो हम ये पूछते हैं कि लेने के बाद क्या आपको मज़ा आया, क्या आपको अच्छा लगा, पहले जैसे यूफोरिया हुआ। अगर हुआ है इसका मतलब है कि अभी भी और कुर्सियाँ खाली है जिसमें जाके वो असर कर रहा है, तो हमें दवाई की डोज बढ़ाना है। अगर पेशेंट बोलता है कि मैंने लिया तो सही लेकिन कुछ भी मुझे असर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आपका डोज ठीक है, इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पे जो हमने बात किया वेस्टर्न डेटा में, वहाँ पे फॉरेन में अगर देखोगे यूजुअली जो डोज रखते हैं 12 से 16 mg रखते हैं। हमारे भारत में यूजुअली 8 से 12 mg पे ही अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं मरीज़, वो यूजुअल डोज होता है ना। इसके ऊपर भी स्टडीज़ हुआ था, वहाँ पे मैक्सिमम डोज जो है 32 mg तक लेकर गए थे। इंडिया में 20 से 24 mg हम मैक्सिमम बोलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, हमारे मरीज़ को थोड़े डोज में ही सेटल हो जाते हैं, है ना। क्लिनिकली भी हमने देखा है और स्टडीज़ में भी देखा है, लेकिन ये क्यों होता है। एक हो सकता है कि जो वो यूज़ कर रहे हैं उसका पोटेंसी, उसका प्योरिटी कम हो सकता है हमारे जो भारत में। के देश में देखा जाए तो वो एकदम फिक्स रखते होंगे ताकि उनका बिजनेस सही चलता। तो ये एक कारण हो सकता है ना कि उसका प्योरिटी कम हो सकता है। और कोई कारण, सो फिजिकल चेंजेस, यस। तो हमारा इंडिविजुअल फिजिकल स्ट्रक्चर है और हेरिडिटरी की वजह से हमारा जो मेटाबॉलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी बदल सकता है ना। तो हमारे जीन्स की वजह से जो लिवर में मेटाबॉलाइज होता है, तो हमारे भारत में जो लिवर जितना मेटाबॉलाइज करेगा और फॉरेन में जितना मेटाबॉलाइज हो सकता है वो भी अलग अलग हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। और कोई कारण, एक्चुअली हम सोचते हैं कि शायद हमारा जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है, कि शायद वो उनका डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है, कि हमारा हल्का सी डोज में ही ज़्यादा नशा महसूस हो जाता है, शायद उस वजह से कम की ज़रूरी पड़ रहा है। या हमारा जैसे इन्होंने बोला कि ओपिएट्स को क्वालिटी शायद अलग हो सकते हैं, हमारे जो देश से मिले शायद उसका प्योरिटी जो है कम हो सकती है, इससे दवाई की मात्रा भी कम हो सकता है। या लोग जो यहाँ पे लेते हैं वो शायद कम डोज ही लेते होंगे, वहाँ पे जो शायद वो 5 ग्राम लेते होंगे, यहाँ पे 1 ग्राम लेते होंगे।
या हम जो दवाई का ब्रांड हमारी क्वालिटी जो है, जो एटनॉक हो या कोई और कंपनी का हो, उसको क्वालिटी वेरी हो सकता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कारण हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन ये देखा गया कि इंडिया में रिलेटिवली कम है, 8 से 16 तक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में उनको देना पड़ता है। क्या हमें दवाई की डोज कम करना है? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। अनलेस पेशेंट आके बताता है कि मुझे नशा जैसा ज़्यादा महसूस हो रहा है, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, तब हम कम कर सकते हैं, नहीं तो कम नहीं करना है। क्योंकि अगर कम करोगे तलब और टूटन होने का संभावना बढ़ जाता है, पेशेंट दोबारा नशे की ओर जाएगा। तो सेम डोज जो हमने सेट किया है उसी को कंटिन्यू करना है, अनलेस पेशेंट बताता है कि मुझे इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है ना। लेकिन क्या हम बढ़ा सकते हैं मेंटेनेंस फेज में? यहाँ पे डोज बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे हमने बात किया कि अगर साइड इफेक्ट होता है तो कम कर सकते हैं, उसी प्रकार क्या होता है कि मरीज़ जब नशा लेता है, वो काम पे नहीं जा रहा था, है ना, एक ही जगह पे बैठा था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, लेकिन जब हमने दवाई सेट कर दिया, उसका टोटल सब चला गया, वो खाली है, और हम भी मोटिवेट करें कि जाके काम करो, वो मेहनत वाला काम कुछ करना शुरू कराए, लेबर करना शुरू कराए, फार्मिंग करना शुरू करे, जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी हो। उसमें क्या होता है कि उनका शरीर में ओपिएट्स की ज़रूरी ज़्यादा होना शुरू हो सकते हैं, उनको टूटन होना शुरू हो सकता है। तो कभी कभार जब काम पे जाना शुरू करते हैं तो उनको दवाई की ज़रूरत बढ़ सकता है, या कभी कभार कोई कारण से उनको दर्द हो रहा है, मान लीजिए उसको कोई पैंक्रियास की प्रॉब्लम हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उसको दर्द आना शुरू हो रहा है, तो सिर्फ ब्यूप्रेनोफिन जो हम दे रहे हैं उससे उसको पूरा दर्द नहीं मिट रहा है, तब भी हमें दवाई की डोज शुरू करना ज़्यादा करने की ज़रूरी हो सकते हैं। कभी कभार उसी डोज में दोबारा अगर मरीज़ को तलब भी उठता है तब भी हम दवाई का डोज बढ़ा सकते हैं। तो हमें बढ़ाने में चिंता मत कीजिएगा। बढ़ाने से जो हमने डिस्कस किया था कि उसको हायर डोज देने से हमारा डेथ का रिस्क नहीं है, ओवरडोज का रिस्क नहीं है, तो आराम से बढ़ाइएगा। अगर बढ़ाने पे जो मैक्सिमम आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगला दिन पेशेंट आके बोलेगा कि मुझे नशा जैसा महसूस हुआ, है ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 mg या 4 mg बढ़ाओगे, उसमें इंटॉक्सिकेशन होगा तो अगले दिन आप घटा दोगे, है ना। इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा, दवाई का डोज बढ़ा सकते हो, जितना हाइयर डोज है तलब कम होगा, विड्रॉवल्स कम होगा और ओपिएड का ब्लॉकिंग इफेक्ट होगा, है ना। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कम यूजुअली नहीं करते अनलेस पेशेंट साइड इफ़ेक्ट्स बताता है, और बढ़ा सकते हैं अगर पेशेंट काम पे जाना शुरू कर रहा है, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसको दवाई की ज़रूरी बढ़ रहा है या तलब दोबारा शुरू हो रहा है, तो आराम से बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास मरीज़ जो है विंटर्स में आके बोलते हैं कि तलब ज़्यादा हो रही, टूटन ज़्यादा हो रहे, हम विंटर्स में बढ़ाते हैं। समर्स में थोड़े मरीज़ आके बताते कि अभी मुझे गर्मी ज़्यादा महसूस हो रहा है, दवाई नशा जैसा ज़्यादा महसूस हो रहा है, हम उसमें घटाते हैं। तो इट कैन बी डन, लेकिन ज़्यादातर हम उसी डोज में मेंटेन करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तभी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादा कम नहीं कीजिएगा। डिस्पेंसिंग में हम जो पेशेंट्स को हम सुपरवाइज डोसिंग में ही देते हैं। हमारे पुराने इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज डोसिंग था। इंडक्शन में तो डेफिनेटली सुपरवाइज ही देना है, डेली सुपरवाइज, अनलेस पेशेंट वो जो डेली यानी टेक होम के लिए क्राइटेरिया को मीट करता है। सो इट शुड ऑलवेज बी सुपरवाइज, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली अब्जॉर्ब ट्रीटमेंट, है ना। और अगर टेक होम डोसिंग की क्राइटेरिया मीट करेगा तभी हम देंगे, और अगर क्राइटेरिया मीट करेगा तब भी ऐसा नहीं कि अगर मीट करता हूँ तो मुझे देना ही है, मैंडेटरी नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन क्लिनिकल जजमेंट, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो टेक होम नहीं देना है, ठीक है। तो डेली डिस्पेंसिंग ही ज़्यादातर देंगे। इसमें जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको दवाइयाँ देना है, पेशेंट का नाम हम आइडेंटिफाई करते हैं, वही है क्या आइडेंटिफाई करते हैं, और जो दवाई लिखा है उतनी डोज में ही देना है। और जब मरीज़ आता है हमारे पास ये भी देखना है कि मरीज़ जो है इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। तो इंटॉक्सिकेटेड है ही नहीं, कैसे पता करेंगे हम? यहाँ पे ना हम इंटॉक्सिकेशन और ड्रॉल्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। जो आंखें लाल होना ओपिएट्स में नहीं होता है, वो गांजा में होता है, ठीक है, वो आपको समझना ज़रूरी है। कोई स्मैक का नशा लेकर आता है उसमें आंख लाल नहीं होता है, वो गांजे में होता है। ओपिएट्स में जब नशा लेते हैं, नशे में अगर ज़्यादा नशे में है तो आंख ड्रूपिंग होता है, डिप्रेशन है, नींद ज़्यादा करता है, तो आंख जो है बार बार, हाँ, छोटा भी होता है। उसके लिए आपको टॉर्च लगा के देखना होता है या पास में जाके देखना है। दूर से देखोगे तो वो नींद में जैसा ज़्यादा लगेगा। इंटॉक्सिकेशन नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है जानना कि पेशेंट अभी जो है नशे में आया है कि नहीं, क्योंकि नशे में आया है तब हमें ब्यूप्रेनोफिन नहीं देना है। डॉक्टर ने लिखा भी है, लेकिन आपके पास जब मरीज़ आ रहा है, डॉक्टर से मिलके आया है, आपके पास आने के पहले उसने जाके नशा करके आया है, तब ब्यूप्रेनोफिन हमें नहीं देना है। कैसे पता करेंगे? देखने में आपको लगेगा कि वो नींद सा ज़्यादा लग रहा है ना, वो ठीक ठाक। बॉडी लैंग्वेज में क्या होगा कि वो
ठीक ठाक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही, थोड़ा सा लटकरा रहा है, या आपको आँख की पुतलियाँ अगर देखोगे छोटा हो गया है ना, इन चीज़ों से पता चलेगा। जो तड़प होता है, आँख से पानी आता है, वो कब होता है? टूटन होता है, विड्रॉल्स में होता है, उसमें आपको दवाई देना है। विड्रॉल्स के क्या क्या लक्षण हैं हमने जो देखा? बिल्कुल सही, आँख से पानी आना, वॉमिटिंग, बिल्कुल सही, बॉडी पेन, है ना। एक तो हमने बॉडी पेन देखा, घबराहट बेचैनी जो है वो भी विड्रॉल्स में होता है। तीसरा जो है ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स, है ना, जिसमें आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, वासी आना, है ना, उल्टी होना, उल्टी जैसे महसूस होना, ये सारी चीज़ें विड्रॉल्स के लक्षण है। इसमें डेफिनेटली दवाई देना है। इंटॉक्सिकेशन में दवाई तुरंत नहीं देना है, पेशेंट को बिठाना है, जब विड्रॉल शुरू होगा तब देना है। ठीक है, क्लियर? तो हमें जो दवाई है ब्यूप्रेनोफिन अपने आंखों के सामने देना है, ये देख लेना है कि पेशेंट इंटॉक्सिकेटेड तो नहीं है। दवाई देने के बाद हमें पेशेंट को वहाँ पे 7 से 10 मिनट बिठा के उसको ऑब्जर्व करना है, ताकि हमें पता चले कि वो बाहर नहीं निकाल रहा है ना। और ये भी देख लेना कि वो ठीक ठाक ले, सबलिंगुअल लेना है, मुंह में अंदर ओरली नहीं लेना है, और वो अपने आप घुल जाता है ना। तो वो जब हम यहाँ से सेंटर से बेचते हैं, ये भी देख लेते हैं कि वो जीभ के नीचे उसने रखा तो नहीं है ना, वो चेक करके बेचते हैं। डिस्पेंसिंग हमारे इसमें एक तो सुपरवाइज डिस्पेंसिंग है जो डेली डोसिंग हम करते हैं, दूसरा होता है कि टेक होम डिस्पेंसिंग। और सुपरवाइज में पेशेंट को रोज़ आना है क्लिनिक में, और हम जो दवाई प्रिस्क्राइब किया है उसको हमारे आंखों के सामने लेना है अंडर द नर्सिंग ऑफिसर के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। टेक होम डिस्पेंसिंग में हम पेशेंट्स को जिस दिन वो आता है उस दिन की दवाई हमें ऑब्जर्व देना है, खिलाना है, बिल्कुल सही। और जितने दिन के लिए डॉक्टर ने लिखा है कि टेक होम देना है, उतने दिन के लिए ही देना है। तो कभी भी हमारा सिर्फ टेक होम नहीं है, इट इज़ ऑलवेज कॉम्बिनेशन कि एक तो सुपरवाइज है, इसमें भी सुपरवाइज प्लस टेक होम होता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप पेशेंट आ रहा है, उसको अगर दे रहे हो सुपरवाइज डोज में, अगर वहाँ पे पता चले कि लेने के बाद उसको इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी वो नशे से बहुत दिन से वो लिया नहीं है, उसका शरीर जो है वो ओपिएट नहीं है, हमें दवाई की डोज कम करना है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक होम हम सिर्फ उन मरीज़ को देंगे जो ओपिएट डिपेंडेंट है, जो रेगुलरली ले रहा है। अगर रेगुलरली वो नहीं ले रहा है, शरीर में ओपिएट की जो कैपेसिटी है कम होता है, तो उसमें इंटॉक्सिकेशन होने का संभावना बढ़ता है। ठीक है, तो सुपरवाइज डोसिंग में हम एक कितने दिन के लिए देना है, सिर्फ उतने दिन के लिए देते हैं। और कभी भी हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार पेशेंट को बुलाते हैं सुपरवाइज डोसिंग के लिए। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज डोसिंग और टेक होम, दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे नैको प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, रेगुलर फॉलोअप हमारे लिए ज़रूरी है मेंटेनेंस फेज में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डॉक्टर्स को भी असेस करना है, काउंसलर को भी उसमें असेसमेंट करना है। डॉक्टर्स को क्या देखना है कि दवाई की डोज क्या है, ठीक है, एडिक्वेट है, इसको कोई तलब तो नहीं हो रहा है, विड्रॉल तो नहीं हो रहा है, या उससे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है, हमें देखना है। उसके साथ साथ जो हमने बात किया था मेंटेनेंस फेज में, उसके साथ साथ जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, है ना, उसको भी साथ साथ इलाज करना है। और हमें ये देखना है कि उसकी नशा कम हो गया है कि नहीं, और कोई नशा में तो नहीं जा रहा है, बाकी दवाएं भी रेगुलरली ले रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स को असेस करना है। तो हमारे काउंसलर का क्या रोल है, वो भी ये सारी चीज़ें साथ में असेस करेंगे कि उनको दोबारा तलब तो नहीं हो रहा है, दवाई प्रॉपरली ले रहा है कि नहीं, और फैमिली और परिवार में उसका जो रिलेशन है वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, या वहाँ पे प्रॉब्लम्स है कि नहीं, वो भी देखते हैं कि जॉब पे भी जा रहा है कि नहीं, या और कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो रिलैप्स में होने का संभावना बढ़ता है। तो अगर वो है, उन सारी चीज़ों को हम मेंटेनेंस फेज में एड्रेस करते हैं, है ना। जो काउंसलर होते हैं उनके थ्रू हम काउंसलिंग करवाते हैं। डॉक्टर्स को भी थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग करना पता होना चाहिए, ताकि मरीज़ जो है दोबारा नशे की ओर ना जाए। ठीक है, मेंटेनेंस फेज में अगर नशा ले रहा है तो उसमें भी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब मरीज़ जो है हमारा दवाई जब शुरू कर देता है, ओपिएट्स तो छोड़ देता है, लेकिन बाकी नशे को कभी कभार बढ़ा देता है, कभी कभार कम कर देता है। तो हमें ये भी देखना है कि गांजे की सेवन तो बढ़ तो नहीं गया, या कोई और नशा तो नहीं ले रहा है, उसको भी हम देखते हैं। और थोड़ी दवाइयाँ जो है, जैसे नींद की गोलियाँ हो गया या अल्कोहल हो गया, हमारे दवाई के साथ लेगा तो सांस की जो रेस्पिरेटरी रेट कम होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें फॉलोअप में पूछना होता है। और अगर ट्रीटमेंट हमारे सेंटर में होता है तो हम देंगे, नहीं तो अगर वो बाकी नशा ले रहा है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। बाकी जो HIV का ट्रीटमेंट, बाकी TB, हेपेटाइटिस, सबका ट्रीटमेंट जो है हम मेंटेनेंस फेज में करना शुरू करते हैं। और रिलैप्स ना हो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। और घर परिवार के साथ ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम मेंटेनेंस फेज में साथ में करते हैं। तो एक तो है कि हम दवाई का डोज सेट करते हैं इंडक्शन फेज में, मेंटेनेंस फेज में उस दवाई को चालू रखते हैं, उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों में काम करना शुरू करते हैं कि
फैमिली में उसके प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम जो साथ में है उसको एड्रेस करते हैं, जॉब के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको एड्रेस करते हैं। उसके साथ साथ दवाई का डोज भी हम देखते हैं कि उसका ठीक चल रहा है कि नहीं, ज़रूरी पड़े तो हम बढ़ा भी सकते हैं। मेंटेनेंस फेज में हम कितने दिन तक इसको चला सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है। यूजुअली हम तब तक चलाते हैं जब तक हमारा ट्रीटमेंट गोल्स सेट नहीं होता है। सो अगर मान लो उसने 1 साल चलाया है, 3 महीने चलाया है, सिर्फ हम इतने महीने इसने चला दी इसलिए हमें बंद करना है, ऐसा नहीं सोचना है। सो ड्यूरेशन के बेसिस में हम कभी भी बंद करने का डिसीजन हमें नहीं लेना है, और सिर्फ उसने नशा छोड़ दिया उसके बेसिस पे भी नहीं लेना है, क्योंकि नशा छोड़ना आसान है, छोड़े रखने में दिक्कतें रहता है। तो हमें जो पेशेंट्स को मदद करना है, छोड़े रखने में मदद करना है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट गोल्स होते हैं हर एक मरीज़ में अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने चर्चा किया, थोड़े मरीज़ में फैमिली के साथ रिश्ता जो है उसको बेहतर करना गोल हो सकते हैं, थोड़े मरीज़ में जॉब में लेकर जाना वो गोल हो सकता है। तो जो हम गोल सेट करते हैं उसके अटेन करना ही इस मेंटेनेंस फेज का फाइनल ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि बंद करना है कि नहीं। कब कब हम बंद करने के बारे में सोच सकते हैं? एक मुख्य कारण तो यही है कि उसने नशा छोड़ दिया है ना, लेकिन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, इसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर है तब हम डिसाइड करते हैं। तो एक है कि उसने नशा छोड़ दिया, वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को भी उसने बंद कर दिया, चोरी वगैरह नहीं कर रहा है ना, और फैमिली के साथ उसका रिश्ता जो है बेहतर हो गया। जो लोग ड्रग यूज़ कर रहे थे उसके दोस्त, उनसे वो हट गया है ना, काम पे जाना शुरू कर दिया है, काम रेगुलरली जा रहा है, और साइको सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सब कुछ अच्छा है। और हमें लगता है कि ये मरीज़ अभी हम दवाई बंद करेंगे तो दोबारा नशा लेने का संभावना कम है। उसके साथ साथ हमने ये सारी चीज़ें वो अटेंड कर लिया कि फिर भी अगर मरीज़ बोलता है कि मैं अभी नहीं छोड़ पाऊँगा तो बंद मत करो। पेशेंट को भी रेडी रहना है कि दवाई के बिना, दवाई के सहारा के बिना मैं रह सकता हूँ, तभी हम दवाई को बंद करने के लिए डिसाइड करेंगे, नहीं है तो हम चालू रखेंगे, ठीक है। एंड अगर पेशेंट आके बोलता है कि मुझे दवाई बंद करना है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में है या इसमें से एक भी है, तब भी हम दवाई बंद नहीं करते हैं। क्या क्या अगर नशा अभी भी ले रहा है या इलीगल एक्टिविटीज़ अभी भी कर रहा है या काम पे अभी नहीं गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में, उसके बावजूद अगर आके पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दवाई अभी बंद करना है, मैंने 1 साल से खा लिया है, अभी नहीं खाना है, तब हम दवाई बंद नहीं करते। पेशेंट को एजुकेट करते कि अभी समय में बंद करोगे तो दोबारा नशा लेने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट गोल जब होता है तभी हम दवाई को बंद करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो हम इसको आराम से बहुत साल चला सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं 30 साल से, या थोड़े मरीज़ 50 साल तक भी लेते हुए आ रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसको लंबे समय देने से कोई यानी बहुत बड़ा मानसिक या शारीरिक परेशानी नहीं होता है। इंडक्शन फेज समझ में आया। हमें पहले दिन क्या करना है, पेशेंट को देखना है कि उसने नशा जो है कि कब आखिरी बार लिया है, पेशेंट रोज़ आने के लिए तैयार है कि नहीं, पेशेंट सूटेबल है कि नहीं, हाइपर सेंसिटिविटी तो कभी हुआ नहीं, वो देखते हैं। फिर हम 2 से 4 mg तक देते हैं, 2 घंटा बिताते हैं, फिर दोबारा 2 से 4 mg देते हैं, है ना। अगर विड्रॉल का क्रेविंग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 mg। अगले दिन जब आता है पेशेंट से पूछते हैं कि तलब तो नहीं है, टूटन तो नहीं है, और ये पूछते हैं कि अगर उसने नशा लिया है तो उसका असर तो नहीं हुआ। उसके बाद ये तीनों नहीं है तो डेली डोज सेट होता है। उसके बाद हमारा मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है। मेंटेनेंस फेज जब स्टार्ट होता है तब हम दवाई को उसी डोज में रखते हैं, ज़रूरी पड़े तो बढ़ा सकते हैं। इसमें हम बाकी चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं, फैमिली के साथ, सोशल रिलेशंस के साथ, है ना, और ऑक्यूपेशन के साथ, रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए इन सारी चीज़ों में काम करना शुरू करते हैं और दवाई के डोज सेट करते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स जो है सिर्फ नशा छोड़ने का नहीं, बाकी गोल्स भी जब वो कर लेता है और पेशेंट भी रेडी रहता है कि मैं दवाई के बिना रह सकता हूँ, तब हम मेंटेनेंस फेज़ को बंद करके टर्मिनेशन फेज़ में जाने के लिए सोच सकते हैं। तो टर्मिनेशन फेज़ जब से हम डिसाइड करते हैं कि दवाई को बंद करना है और लास्ट डोज जब तक देते हैं उसको हम टर्मिनेशन फेज़ बोलते हैं। ये भी तुरंत नहीं करना होता है, कभी भी दवाई को तुरंत बंद नहीं करना है, वो भी हमें धीरे धीरे करना है। वो वीक्स टू मंथ्स होता है ना, थोड़े हफ्तों में या थोड़े महीनों में हम बंद करते हैं। तो इसका जो गोल्स होता है इसको धीरे धीरे हमें कम करके बंद करना है, और हमें ये देखना है कि जब हम कम करते हैं मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ ना हो, बहुत हल्का सा हो, क्योंकि जो टूटन अगर ज़्यादा होगा तो दोबारा नशे की ओर जाने का संभावना बढ़ेगा। तो बहुत धीरे धीरे कम करते हैं, और जब कम करते हैं उस समय में हमें बार बार उसको बुला के बात करना है, सो दैट हम सपोर्ट कर सकें। उसको कोई भी तकलीफ हो तो हम सपोर्ट करें ताकि वो दोबारा नशे में ना जाए, ठीक है। और अगर कोई भी डिसीजन हो उसके रिलेटेड
उसको हेल्प करेंगे, है ना, कि जब नशा दवाइयाँ बंद करेंगे दोबारा नशा ना लेने के लिए अगर हमें हेल्प करना पड़े और कोई दवाई देने के लिए उसमें भी हम मदद करते हैं। और उसको दवाई बंद करने के बाद भी हम उसको फॉलोअप में आके हमसे मिलने के लिए बोलते हैं। तो दवाई बंद का मतलब इलाज बंद नहीं है, इलाज चलता रहेगा, बाकी जो काउंसलिंग वगैरह वो चलता रह सकता है, दवाई को बंद करने के बाद भी वो चालू रखते हैं। टर्मिनेशन जो है हमेशा प्लान होना चाहिए, कभी हमेशा पहले से हमें पेशेंट को प्लान करके उसको एजुकेट करना है, प्लान करके करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए अचानक हमने बोला कि कल से तुम्हारा दवाई बंद, है ना। तो पहले से प्लान करके दोनों पेशेंट और डॉक्टर्स के और ट्रीटिंग टीम के बीच में म्यूचुअल डिसीजन होगा। इसमें फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्यों, जब दवाई को कम करते हैं उसमें तलब या विड्रॉल्स अगर होगा तो फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के साथ वो नशे से दूर रह सकता है। और फैमिली को भी बताते हैं कि इसमें दवाई भी कम कर रहे हैं, हल्का सा विड्रॉल्स हो सकता है, हल्का सा नींद में कमी हो सकता है, हल्का सा चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो फैमिली को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। और टेपरिंग हमेशा दवाई को कभी भी अचानक बंद नहीं करना है, धीरे धीरे कम करना है ना। और इसमें भी कोई फिक्सड रेजिम नहीं है कि इतना ही डोज कम करना है, इतना ही करना है। जैसे हमने बोला कि इतना बढ़ाना है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें इतना ही बढ़ाना कम करना है या इतने दिन में। यूजुअली लंबा करते हैं, यूजुअली आउट पेशेंट में ओपीडी बेसिस में, क्लिनिक बेसिस में करते हैं तो कम से कम 2-3 महीना करते हैं। यूजुअली 2 mg से कम करते हैं, 2 mg हर 4 से 4 दिन में कम करते हैं। अगर मान लीजिए अगर कम करते समय में पेशेंट को तकलीफ होता है तो उसी डोज में थोड़े दिन रुक जाते हैं जब तक उसको ठीक लगे, या हल्का सा डोज बढ़ा के फिर रुकते हैं। दोबारा अगर वो कंफर्टेबल है तभी हम कम करते हैं। तो अगर जब तक 2 mg है हम 2 से 4 mg में कम करते हैं। जब मरीज़ 2 mg पे पहुंच जाता है उसके बाद और कम कर देते हैं, 0.4 या 0.8 से कम करते हैं, अगेन एवरी 4 to 7 days। ये अगेन इसलिए करते हैं ताकि उसको तकलीफ ना हो। एट द सेम टाइम अगर बढ़ती करते हैं तो उसको जल्दी टेपर करते हैं, वहाँ पे हर 2-3 दिन में या हर दिन भी हम कम करके करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम दवाई को 3 टाइम में डिवाइड करके सुबह दोपहर रात में देते हैं। उससे क्या होता है कि उनको तकलीफ जो है कम होता है, और इसलिए डोज जो है हम रोज़ 0.4 से 0.8 रोज़ कम करके भी कम कर पाते हैं। अगर जब हम दवाइयाँ बंद कर देते हैं, एक तरीका है कि उसको कोई भी दवाई ना दें, ड्रग फ्री रखें। एक तरीका है कि हम एंटागोनिस्ट दें, है ना, नैल्ट्रेक्सोन। मान लो गलती से उसने नशा ले लिया तो उसका असर ना हो, दोबारा नशे पे ना जाए, उसके लिए नैल्ट्रेक्सोन दे सकते हैं। उसके लिए हमें ओपिएट्स बंद करने के कम से कम 3 दिन बाद ही नैल्ट्रेक्सोन शुरू कर पाएंगे, नहीं तो उसमें विड्रॉल्स होने का संभावना बढ़ता है। और भारत में नैल्ट्रेक्सोन जब शुरू करते हैं उसमें बेहतर एविडेंस है कि नशे से दूर रहने का संभावना बेहतर होता है ओएसटी बंद होने के बाद। एंड जैसे हमने बात किया, दवाई बंद होने के बाद भी इलाज चलता रहता है, और उसमें ताकि हम रिलैप्स वगैरह को प्रिवेंट कर सकें। जो ओएसटी प्रोग्राम के सक्सेस के लिए हमारे मरीज़ जो है, हमें प्रॉपर मरीज़ है कि नहीं वो सेलेक्ट करना है, कि जो डेली आ सकता है, जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र है, और हमारा जो ओपिएट डिपेंडेंस का क्राइटेरिया है ना, उसको सेलेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। एडिक्वेट डोज बहुत मुख्य हिस्सा है ओएसटी के ट्रीटमेंट के सक्सेस के लिए। जब तक आप ठीक डोज नहीं दोगे, मरीज़ का जो तलब खत्म नहीं होगा, वो नशे में बार बार जाता रहेगा, है ना। और एडिक्वेट ड्यूरेशन, और कितना लंबे समय दोगे उतना लंबे समय पेशेंट जो है इलाज में जुड़ा रहेगा, नशे से दूर रहेगा। सो एडिक्वेट डोज, एडिक्वेट ड्यूरेशन दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। और जो डिस्पेंस जो करते हैं वो भी ज़रूरी है कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर हमने दवाई दे दिया, पेशेंट तुरंत उठ के चला गया, तो फिर उसमें वो जाकर बाहर निकाल देगा, उसको असर ही नहीं आएगा। तो वहाँ पे बिठा के उसको, जो हमारा 7 से 10 मिनट हम बिठा के देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको महसूस हो कि इस दवाई से मुझे फ़र्क पड़े, है ना। उसने पहले दिन ही जाके उसने उठा के फेंक दिया या किसी और को उसने दे दिया तो उसमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा इस दवाई से मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो जो डिस्पेंसिंग है वो भी ज़रूरी है, जो सुपरवाइज डिस्पेंसिंग है। और अगेन जो है हमने बात की, सिर्फ दवाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइकोसोशल इंटरवेंशन, बाकी चीज़ें भी साथ में चलाना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग कि पेशेंट कैसा चल रहा है वो भी ज़रूरी है, और हम उन पेशेंट के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से दीज आर ऑल रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन। फाइनल क्विज है ना, ब्यूप्रेनोर्फिन में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है छोटा होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। डॉक्टर नहीं है तो अगर जो ट्रेन नर्स है वो खुद से ब्यूप्रेनोर्फिन की डोज चेंज कर सकती है। हाँ, वेरी गुड, है ना। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होता है, आई नो कि बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे भी ऐसे हुए हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स ने आके हमें बताया है ना। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम नर्सिंग ऑफिसर्स। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कानूनी तौर पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं कर सकते। तो आप जाके डॉक्टर्स को बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यू कैन नॉट चेंज द डोज ऑफ मेडिसिन, है ना। ब्यूप्रेनोर्फिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट
अगर 12 महीना हो गया है तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं है ना, तो फॉल्स है। सिर्फ अगर ड्यूरेशन खत्म हो गया तब नहीं करते हम, जो ट्रीटमेंट गोल्स होता है तभी हम करते हैं।